Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा अगेन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। इससे पहले हम दो कंपनीज डिस्कस कर चुके हैं फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। एक है एलेम्बिक फार्मा जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स हम सब कुछ देख सकते हैं। ऊपर लिंक आ रहा है, आप जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। दूसरी कंपनी जो मैंने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस की थी दैट इज़ बायोकॉन लिमिटेड. And this is the third company which I'm going to discuss in this video. So this company's name is Aurobindo Pharma. So short में हम इसको प्यार से Oro Pharma कहते हैं. So देखते हैं इसमें ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो ये इतनी खास कंपनी है. बिजनेस में जाके अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बिजनेस में टिपिकली जो फार्मा कंपनी का बिजनेस है वही इनका बिजनेस है. ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत हमें नहीं है. तो अबाउट अस में इनके बिजनेस यूनिट में हम जाके देख सकते हैं फॉर्मुलेशंस, कस्टम सिंथेसिस और एंजाइम्स R&D करते हैं. APIs के बारे में मैंने आपको बताया ही है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उन सब का आइडिया हमें है ही. इनके पास 500 प्लस ANDAs फाइल्ड हैं, 360 प्लस अप्रूवल्स हैं इनके पास, US FDA के भी अप्रूवल्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. हमें इनका आइडिया है कि सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी सिमिलर वे में ही वर्क कर रही हैं. ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही फार्मा के कंपनीज के बिजनेस में, लेकिन ओवरऑल बिजनेस सिमिलर ही होता है कि डिफरेंट मेडिसिन से रिलेटेड ये APIs बनाते हैं, उनके फॉर्मुलेशंस बनाते हैं और अदर रिसर्च सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. तो बिजनेस के लेके कोई भी दिक्कत नहीं है. और ये मैं क्यों लेके आया, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग बहुत 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 प्यारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. सो लेट्स टेक अ लुक एंड लेट्स डिस्कस दैट अपॉर्चुनिटी. सो कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी बेसिकली 43,000 करोड़ की कंपनी है. अच्छी खासी लार्ज कैप कंपनी है. कंपनी बहुत ही सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है. कंपनी 8.2 के PE पे हमें लग रहा है अवेलेबल है. पर एक झलक इसके प्रॉफिट पर डालते हैं हम. यहाँ मैं प्रॉफिट में गया हूँ तो दिख रहा है मेरे को 700 करोड़, 800 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, लगभग यही फेमस है. लेकिन ये दिसंबर में नेक्स्ट लेवल एबनॉर्मेलिटी आई थी कि 2,900 करोड़ इनका प्रॉफिट दिख रहा है हमें यहाँ पे. तो ये कैसे हुआ यार? ये अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं ना अदर इनकम, तो अदर इनकम में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अदर इनकम आई थी जिस वजह से ये हुआ था. अब ये किस वजह से आई थी एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता. प्रोबेबली इन्होंने कोई अपना फिक्स एसेट बेचा होगा या कहीं ना कहीं से होल्डिंग्स बेची होंगी या कुछ कहीं से तो इनकम आई है. लेकिन ये जस्ट वन टाइम थिंग है. सो वी शुड इग्नोर दिस अदर इनकम. सो इनका लगभग 800 करोड़ के अराउंड का चल रहा है, तो उसमें कोई इशू है नहीं. एक और बात, जो ये 5,300 करोड़ आपको दिख रही है ना फिगर, इसमें ये 2,900 करोड़ की अदर इनकम इंक्लूड है. तो ये हटाएं अगर हम तो लगभग 2,300 करोड़ के अराउंड की फिगर आएगी, जो कि पहले भी चल रही है. 2,300 करोड़, 2,800 करोड़, कुछ वैसी ही चल रही है. अभी अगर मैं देखूं तो 800 करोड़ के अराउंड चलते हैं इसके नेट प्रॉफिट रिसेंट क्वार्टर्स में. 800 करोड़ एंड 770 करोड़. अगर फ्यूचर में नॉर्मल इनफ बिजनेस रहे, कंसिस्टेंट इनफ रहे बिजनेस, तो 800 इंटू 4, 800 इंटू 4 इनके नेट प्रॉफिट होने चाहिए लगभग 3,000 करोड़ के आसपास. तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इसकी जो PE रेशो यहाँ पे हमें 8 दिख रही है ना, 8.2, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट 5,300 करोड़ है. लेकिन अगर ये हम जो कि होना चाहिए 3,000 करोड़ माने, तो 3,000 करोड़ के केस में ये PE रेशो 8.2 नहीं रह जाएगी, मे बी 13 या 14 के अराउंड की चलेगी, जो भी कम है. फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छी एक वैल्यूएशन पे अवेलेबल होना चाहिए. 13, 14 या 12, 13 की PE तो डिजर्व नहीं करता फार्मा सेक्टर, जो कि हमें यहाँ पे भी दिख रहा है. सन फार्मा 33 के PE पे है, डॉक्टर रेड्डीज लैब 46 के PE पे है, सिप्ला 30 के PE पे है, सिडाला हेल्थ 24 के PE पे है, टोरेंट फार्मा 42 के PE पे है, और ऑरबिंदो बेचारी अलग से 8.2 के PE पे हमें दिख रही है. लेकिन ये 8.2 के PE पे नहीं है. इसका इफेक्टिव PE लगभग 13 या लगभग 14 के आसपास है. तो एक चीज़ तो यहाँ पे कि ये 8 नहीं, लगभग 14 मान के चलो. सेकेंड चीज़, इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आर जस्ट कमेंडेबल. दोनों फिगर बहुत ही प्यारी हैं. ऑल्दो मैं 20% से ऊपर अच्छी कहता हूँ, लेकिन फार्मा सेक्टर में 18% से ऊपर भी हैं तो भी सही है. वाई? एक बार पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं. ROC वैल्यूज 13%, 15%, 17%, 10%, 14%, 17%, सबकी लगभग इतनी है. तो अगर औरबिंदो की 18% है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एवरेज से ऊपर ही है. सो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई, ये सब ठीक है. कंपनी पे थोड़ा सा डेट है, 24% का डेट है. तो एक बार हम देखते हैं क्या सही में ये डेट है. एक बार ये देखते हैं, बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन है इसमें.
डेट बेसिकली यहाँ पे दिखता है हमें बैलेंस शीट में। कंपनी की बोरोइंग्स पहले 2100 करोड़ हुआ करती थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 5800 करोड़ हुई, और रिसेंटली एक साल में कंपनी ने लगभग 600 करोड़ डेट उतारा है, जो कि बहुत ही प्यारी चीज़ लगती है मुझे। सो कंपनी के पास अभी जो लोन है, जो कि बोरोइंग्स हैं, वो है 5300 करोड़ ऑलमोस्ट। लेकिन ध्यान से देखो, ये कैश इक्विवेलेंट है ना। कैश इक्विवेलेंट बेसिकली एक्सट्रीमली लिक्विड एसेट्स प्लस कैश से बनता है। तो कंपनी चाहे तो आंख बंद करके चुटकियों में अपना पूरा लोन उतार सकती है। कंपनी के पास लोन अमाउंट से ज्यादा कैश रखा हुआ है, विच मीन्स कंपनी नेट डेट फ्री है। देखो, दो चीजें होती हैं। डेट फ्री कंपनी होती है जिस पे लोन होता ही नहीं है, नेट डेट फ्री होती हैं जिन पे लोन होता है लेकिन उनके पास उस लोन अमाउंट से ज्यादा कैश रखा हुआ होता है। सो इस कंपनी के साथ वो सिचुएशन है, तो इसीलिए फॉर मी, मैं इस कंपनी को जीरो डेट मान के ही चलूंगा। तो ऑरबिंदो फार्मा जीरो डेट कंपनी, लार्ज कैप, अगर 13-14 के पीई पे मिले तो यार मैं तो यही बोलूंगा, ले लेनी चाहिए। अगेन, ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बट इतने प्यारे फंडामेंटल्स रोज रोज देखने को नहीं मिलते। दिस इज लिटरली वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। सो पॉसिबली मेरे अकॉर्डिंग क्या हुआ है इन जनरल फार्मा सेक्टर में, अगर आप देखो मैक्स पे करके मैं दिखाऊं तो काफी ज्यादा ऊपर चला गया था। सो प्रोबेबली बहुत लोगों ने इस हाइट पे और लॉन्ग बिल्डअप किया, आप जैसे मुझ जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने, और बिग प्लेयर्स ने बहुत प्यार से ट्रैप किया। उन्होंने शॉर्ट बिल्डअप किया होगा, इधर टू इंट्राडे, इधर थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जैसे भी किया होगा। उन्होंने पूरा फार्मा सेक्टर को क्रैश कर दिया, अच्छे से सेलिंग की, दबा के सेलिंग की, पूरा फार्मा सेक्टर अच्छे से नीचे आया। अगर लोगों के लिटरली बहुत बुरे हाल हो गए कि फार्मा सेक्टर में डॉक्टर रेड्डीज की पुट में इतने हजार का लॉस हुआ, और बिंदु की पुट में इतने हजार का लॉस हुआ, इतने लाख का लॉस हुआ, हर जगह यही चल रहा है। तो ये एक सोची समझी साजिश के साथ गेम प्लान किया जाता है। अब इसमें कैश किन लोगों का फायदा होता है? एक तो ऑब्वियसली उन लोगों का फायदा होता है जिन्होंने इसको गिराया है, क्योंकि वो एफ एंड ओ सेगमेंट में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बेशक कैश सेगमेंट में उन्हें थोड़ा सा पे करना पड़ गया, डजंट मैटर टू देम। और किन लोगों का फायदा होता है? फायदा होता है आप जैसे और मुझ जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स का, जो ऐसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, लकीली हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, वी शुड एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी। फटाफट यहाँ पे जो बाइंग करते हैं, अब जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, आपको दिख रहा है ये एकदम प्यारी वी शेप रिकवरी हो रही है। दीज आर दी स्मार्ट पीपल, आई वुड से एक्सट्रीमली स्मार्ट पीपल। मैंने भी बाय कर लिया है, और मैं वैसे ही रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाय करने की, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो ये, क्योंकि सही में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी गेम प्लान के अकॉर्डिंग स्टॉक को नीचे लाया जाता है तो हमें डरना नहीं चाहिए कि ओ माय गॉड स्टॉक नीचे क्यों आ गया। स्टॉक नीचे भी आएगा और नीचे भी जाएगा, और स्टॉक वापस अपने प्राइस पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंटली बहुत 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 प्यारे रिजल्ट शो कर रही है। सो इस पे मैंने लोन पे बात कर ली, आरओसी वैल्यूज अच्छी हैं, पीई रेशो का क्लैरिफिकेशन दे दिया, प्रोमोटर्स होल्डिंग 51.8% है, विच इज कमेंडेबल। उसमें से 20% प्लेज है। प्लेजिंग यूजुअली नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है यार, इसका एग्जैक्ट रीजन मुझे भी नहीं पता है क्यों प्लेज है, होगी किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से प्लेज, लेट जस्ट लीव इट देयर। और अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में डिस्कशन करना चाहूँ, बहुत ही प्यारा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक के पास माल है ही नहीं, ना के बराबर है, सिर्फ 9.8% है। और ध्यान से देखो, ध्यान से 14% से रिड्यूस होते होते 9.8% तक आ गया है, विच मीन्स माल पब्लिक से खरीदा जा रहा है। और खरीद कौन रहे हैं? सही गैस किया, बिग प्लेयर्स। एफआईआई भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, 19% से इंक्रीज की करके 23.7% तक लेके गए हैं। एंड डीआईआईस, दे आर नॉट इंक्रीजिंग, दे आर ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट इनफ। लेकिन पास के 3-4 क्वार्टर में देखा जाए तो ये भी, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को अच्छे से इंक्रीज किया गया है, और ये सारा माल हौले हौले करके पब्लिक से खरीदा जा रहा है। तो जब माल पब्लिक से खरीदा जाएगा, पब्लिक के पास बहुत कम बचेगा, तो उसके बाद स्टॉक के पास एक ही डायरेक्शन होती है जो यूजुअली ऐसे अच्छे स्टॉक्स फॉलो करते हैं, और वो डायरेक्शन होती है ऊपर की तरफ। तो वो स्टॉक बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। देखिए, हम बैलेंस शीट में कुछ मिस तो नहीं कर रहे। कंपनी ने अपना रिजर्व, खुद का पैसा जो होता है, वो 1800 करोड़ से इंक्रीज करते हुए 21,000 करोड़ तक लेके गई है इन अ मैटर ऑफ 10-11 ईयर्स। कंपनी ने अपना पैसा लगभग 13 टाइम्स किया है, 13 टाइम्स किया है 11 साल में। बहुत ज़्यादा कमेंडेबल ग्रोथ है। ईयरली लेवल पे सेल्स की बात करूं तो 3,500 करोड़ से ग्रो होते हुए कंपनी की सेल्स हुई है 24,000 करोड़ तक, अगेन इन अ मैटर ऑफ 11 ईयर्स। कमेंडेबल, फैबुलस ग्रोथ।
नेट प्रॉफिट कंपनी के 10 गुना हुए हैं 11 साल में। बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारी ग्रोथ है, बहुत ही प्यारी कंपनी है। मुझे कोई भी रेड फ्लैग इस कंपनी में दिखाई नहीं दिया है। सो फंडामेंटल्स के बेसिस पे और पीई रेशियो के बेसिस पे ही मैं आंख बंद करके इस कंपनी को खरीद चुका हूं वैसे मैं ऑलरेडी। अब लेकिन इसके टेक्निकल्स को भी डिस्कस करते हैं। टेक्निकल्स में तो बहुत ही प्यारी रिकवरी हो रही है इस स्टॉक में। सबसे पहली चीज़ तो मेरे को यही दिख रही है, और ये रिकवरी ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम वॉल्यूम के साथ है, अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ हो रही है। और एक और चीज़, इस स्टॉक ने मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बाय सिग्नल भी दिया है। लास्ट वीडियो में भी मैंने सेम चीज़ डिस्कस की थी, बायोकॉन ने भी बाय सिग्नल दिया था। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे, एक चीज़ प्लीज़ नोटिस करो ना, लगभग यहाँ पे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी ने बाय सिग्नल दिया था, लगभग यहाँ पे, और इसी कैंडल के बाद से ये स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया। सो यार, मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी को रिस्पेक्ट करो। ये वो स्ट्रेटेजी सही में हमें बताती है जब स्टॉक हद से ज़्यादा सस्ता हो जाता है। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि हाँ, मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के बाय सिग्नल के बाद ही ये स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया। कुछ दिन पहले मेरे एक जूनियर ने मेंशन किया था कि स्टॉक पे वीडियो बनाओ, तब मैं थोड़ा बिजी था, नहीं बना पाया, लेकिन बहुत ही प्यारी ग्रोथ है। इवन मैंने भी इस प्राइस पे बाई नहीं किया, मैंने आई गेस 730 740 के अराउंड बाई किया होगा इसे। और इसमें डेफिनेटली ऑल टाइम हाई टच करने का पोटेंशियल तो है ही, दैट टू विद इन अ ईयर तो बल्कि मतलब मैं मैक्स कह रहा हूँ कि एक साल से ज़्यादा तो नहीं लगने वाला है। तो एक बार देखते हैं हम, अगर ये ऑल टाइम हाई को टच कर दे तो कितना पोटेंशियल होता है। लेट्स हैव अ लुक, लेट मी जस्ट मार्क इट वंस। या ऑल टाइम हाई इसका लगभग इतना है, और अगर ये इसको बस टच कर दे, चीर के ऊपर जाने को भी नहीं कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बस इसको टच कर दे तो कितना पोटेंशियल बनता है। सो पोटेंशियल बनता है 41% के अराउंड का, लगभग 40% का पोटेंशियल है इसमें। आई एम प्रिटी श्योर, आई एम 1000% श्योर ये प्राइस आने में 1 साल भी नहीं लगेगा। 1 1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा रिटर्न है। बट आई एम श्योर 1 साल भी नहीं लगने वाला है इस प्राइस को आने में। ऑलरेडी स्टॉक चढ़ना शुरू कर चुका है। देखो, स्टॉक मार्केट के बारे में एक प्यारी सी बात समझो कि स्टॉक हमेशा जब चढ़ता है ना तो वो गिर गिर के चढ़ता है, और गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है। मैं आपको ग्राफ में दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ तक स्टॉक गिरा है, तो गिरा, हल्का सा चढ़ा, गिरा, हल्का सा चढ़ा, गिरा, हल्का सा चढ़ा, गिरा, हल्का सा चढ़ा, गिरा, चढ़ा, गिरा, अब चढ़ना शुरू हो गया। हो सकता है और गिरे, लेकिन वो मुझे एक पॉसिबिलिटी कम लग रही है, और हो सकता है अच्छा खासा डायरेक्शन देके चढ़ते जाए। सेकंड, स्टॉक चढ़ता है तो गिर गिर के चढ़ता है, उसका भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये स्टॉक यहाँ से चढ़ना शुरू हो रहा था, चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा। तो यार, ये स्टॉक का एक इनहेरेंट नेचर है कि वो सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, गिर गिर के चढ़ता है, चढ़ चढ़ के गिरता है। सो इस नेचर की रिस्पेक्ट करो, इस नेचर को मोनेटाइज करने की कोशिश करो इन योर फेवर। डरने की ज़रूरत नहीं कि ओ माय गॉड ये स्टॉक मुझे लगा तो ऊपर जाएगा, मैंने इसलिए खरीदा था और ये स्टॉक गिर गया। नहीं, गिरा है तो अच्छी बात है। अगर तुमने 3% 5% पूरा इन्वेस्ट नहीं किया है अपने कैपिटल का, सो यू कैन एवरेज इट आउट। ऑल्दो मैं एवरेज आउट करना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं ऑलरेडी इतना कम इन्वेस्ट करता हूँ कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाए तो कोई बात नहीं, आई कैन हैप्पीली वेट फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। सो यही मेरी स्ट्रेटेजीज होती हैं, और इसी तरीके से मैं फंक्शन करता हूँ। अच्छे स्टॉक्स को, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करो जब वो गिरा हुआ हो। एक बहुत प्यारा कोट है बाय वॉरेन बफे, आई गेस आप सभी ने सुना होगा, बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। और ये इन दिनों फार्मा सेक्टर पे वैलिड होती है सिचुएशन। लोग सही में फार्मा से डरे हुए हैं कि ओ माय गॉड, लाइक कोरोना ख़त्म हो जाएगा, फार्मा का कुछ नहीं होने वाला, ये वो। यार ऐसा नहीं होगा, बीमारियां हैं, थी और रहेंगी। फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कर रहा था और करता रहेगा। It is as simple as that. So that's it from my side, guys. I hope you like this video. Please give me a thumbs up if you like this video. That would really indicate to me that you guys really appreciate my content. और मैं आगे से कई सारी वीडियोस लाऊंगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखना मत भूलना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम लिखते हो, तो लिखो, मुझे मोटिवेट करो, और मैं आगे ऐसी कई सारी वीडियोस लाऊंगा। ऑन दैट नोट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।